पूरे दुनिया में शायद ही कोई ताकतवर देश जो एक समय पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने का ना सोचा हो, लेकिन कोई भी शक्तिशाली देश आज तक अफगानिस्तान को जीत नहीं पाई। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या वजह होगा जिसमें शक्तिशाली देश की स्ट्रेटजी अफगानिस्तान में आते ही ढेर हो जाती है, और वहीं पर यूएस की ऐसा क्या मजबूरी हो गई थी कि उसने ओसामा बिन लादेन जैसे आदमी को अफगानिस्तान में भेजना पड़ा, और वही आदमी बाद में जाकर पाकिस्तान की सिर दर्द बना। और वहां पर कुछ खास जमीन नहीं है, बंजर जमीन है, दूर दूर तक वहां पर पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन तब पर भी ऐसा वजह रहा होगा जिसमें यूएस और रशिया जैसे देशों ने बहुत सारे डॉलर लगाकर अफगानिस्तान पर कब्जा जताने की कोशिश की थी। इन सभी का एक दूसरे से क्या ताल्लुका है, सभी को डिटेल्स में देखेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाकर के समझते हैं। When the Taliban first ruled Afghanistan, می‌آمدن کار می‌کردن تفریح می‌رفتن. The United States withdrew the last of its troops from Afghanistan. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है 1839 में। उस समय पर अपने ब्रिटिश और रशियन एम्पायर दोनों अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन एक साउथ एशिया में एकदम इम्पोर्टेंट और स्टेटिक लोकेशन है। ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर ने ये जो अफगानिस्तान को लेकर उठपटांग चाल चल रही थी उसको नाम दिया था द ग्रेट गेम। बात इतनी आगे बढ़ गई कि ब्रिटिश ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी धाक जमाने के लिए 16,500 लोगों की आर्मी को अफगानिस्तान में भेज दी। लेकिन कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को छोड़कर अफगानिस्तान ने हर एक सोल्जर्स को मार गिराया था। और उसके बाद ईयर 1953 में अफगानिस्तान के लास्ट किंगडम बनते हैं जाहिर खान। जब जाहिर खान का शासन बना तब अफगानिस्तान में कुछ स्टेबल कंडीशन था। जाहिर खान ने अफगानिस्तान के अंदर मॉडर्नाइजेशन किया, तब आसपास के कंट्री में डेमोक्रेसी की बात होना चालू हो गई थी। तो उसने भी उस समय 1964 में अफगानिस्तान में अपना पहला कॉन्स्टिट्यूएंस स्टेबल कर दिया। अफगानिस्तान के अंदर पार्लियामेंट बना और वहां 2 बड़े हाउसेस भी बने। उस समय किंग जाहिर शाह के एक कजन थे दाऊद खान, जिन पर उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट थे। तो उन्होंने दाऊद खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। उस समय पर पार्लियामेंट बनाया था, 2 बड़े बड़े हाउसेस को बनवाया था। लेकिन एक चीज गलती किए थे कि वह पावर को अपने हाथ में ही रखे हुए थे। होता वही था जो जाहिर शाह कहते थे, जिसका लोग दबे आवाज में विरोध भी करते थे, लेकिन वो जायज भी था। उसके बाद ईयर 1973 आता है और अचानक से जाहिर शाह की तबीयत खराब हो जाती है। तब उस समय पर अफगानिस्तान में कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो वहां पर कुछ अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं थे, तो उनको इलाज कराने के लिए इटली जाना पड़ा। अब जाहिर शाह के इटली जाते हैं उनके जो कजन थे दाऊद खान, उन्होंने 17 जुलाई 1973 को उन्होंने अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और सारी चीज अपने कंट्रोल में ले लिया। जब जाहिर खान का तख्ता पलट हुआ था उस समय पर आर्मी और पब्लिक दोनों दाऊद खान को सपोर्ट करता था। अफगानिस्तान की आम जनता भी यही चाहते थे कि राजशाही खत्म हो और डेमोक्रेसी आए, जिससे लोगों को फ्रीडम मिले और लोग खुलकर जी सके। अब जाहिर शाह को पता चलता है इटली में कि वहां पर जाकर के तख्ता पलट हो चुका है और अगर वो वापस गए तो वहां पर उनको मार दिया जाएगा। तो इसलिए वह इटली में इक्वाइल लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। दाऊद खान खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बनाते हैं और वहां पर डेमोक्रेसी इनबिल्ड करते हैं। लेकिन वहां भी वह गलती कर बैठते हैं। वो डेमोक्रेसी तो इनबिल्ड करते हैं, लेकिन एक शर्त रख देता है कि उनकी पार्टी के अलावा कोई और इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। फिर वहां पर अफगानिस्तान के आम जनता को ये लगता है कि हमारे साथ फिर से चीट होने लग गया है। और उसके कुछ समय बाद अफगानिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ने लगे, जिससे लोग और भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, दाऊद जो थे सिर्फ बड़े सिटी में ही कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे और छोटे जो कस्बे के छोटा वहां गांव थे उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। और वहीं पर जो छोटे कस्बे के आम जनता जो थे वो इस चीज से लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और उनको लगने लगा कि इससे बढ़िया तो जाहिर शाह ही थे। दाऊद खान की इन सभी कारनामों को लेकर के और उन सभी परेशानियों को देखते हुए अफगानिस्तान के अंदर कई सारे छोटे बड़े ग्रुप मिलकर एक बड़े पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, PDPA। यह एक कम्युनिस्ट पार्टी थे जो USSR में इन्फ्लुएंस थे और USSR ने भी इस समय पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इनको सपोर्ट करता था। उसमें PDPA को भी रशिया से सपोर्ट मिला और वहीं पर इनकी वजह से अफगानिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब होते गए, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, जिससे PDPA वहां पर और भी ज्यादा पॉपुलर होते गए। और ये चीज दाऊद खान को भी समझ में आया और इससे PDPA को दबाने की कोशिश में लग गए थे और उन्होंने
पीडीपीए के बहुत बड़े लीडर मीर अकबर खैदर को भी मरवा देते हैं। पीडीपीए की जो पार्टी थे उनके लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया उन्होंने। इसके बाद जगह जगह पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए वहां पर, और दाऊद खान के कंट्रोल से भी बाहर जाने लगी। और पीडीपीए जो एक पार्टी थी उसके दाऊद खान के मिलिट्री जो थे उसको वो भी उनको पीडीपीए को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके वजह से पीडीपीए पूरे अफगानिस्तान में पावरफुल हो गए थे। उसके बाद 27 अप्रैल 1978 को दाऊद खान और उनकी फैमिली को मार दिया जाता है और वहां पर फिर से तख्ता पलट कर दिया जाता है और वहां पर पीडीपीए अफगानिस्तान का कंट्रोल ले लेते हैं। नूर मोहम्मद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं और ये यूएसएसआर के काफ़ी फेवरेट भी थे और वह कम्युनिस्ट पार्टी को काफ़ी सपोर्ट भी करते थे। जैसे कि कम्युनिस्ट किसी गॉड को नहीं मानते थे, जिससे नूर भी इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। नूर मोहम्मद के आते ही अफगानिस्तान में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने लगते हैं। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर नूर मोहम्मद ने मॉडर्नाइजेशन चालू करवाया। वहाँ पर एजुकेशन को अलाउ किया गया और फीमेल्स रोड पर अकेले घूम सकती थी, फैशन कर सकती थी, गाड़ी चला सकती थी। और उस समय पर नूर मोहम्मद ने अफगानिस्तान के अंदर एजुकेशन कंपलसरी कर दिए थे। सिलेबस में से रिलीजियस एब्यूजेज को हटा दिया, मैरिज की एज को बढ़ा दिया गया, जबरदस्ती जो मैरिज करवाया जाता था उसको बैन कर दिए। वर्क फोर्स और पॉलिटिक्स में वुमेन की हिस्सेदारी की बात भी किए। रिलीजियस लीडर का जो इन्फ्लुएंस था उनको वह कम कर दिए और रिलीजियस का पब्लिक डिस्प्ले भी बंद करवा दिए। और यहाँ पर भी रुकते नहीं है, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आकर वो लैंड रिफॉर्म भी लेकर आते हैं, जिसमें यह था कि जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा है वो उनको देंगे, जिनके पास जमीन कम है, और इक्वलिटी का जो डेथ था वो भी उन्होंने माफ कर दिया था। ये सारे चीजें जो नूर कर रहे थे उनकी वजह से नूर मोहम्मद की अपोज में वो कहने लगे थे कि गवर्नमेंट तो अफगानिस्तान वैली में सीधे सीधे चैलेंज कर रही है और एक तरह से यूएसएसआर की चमचागिरी कर रही है। और ये सारे चीज़ को देख करके अफगानिस्तान के जो लैंड ऑनर थे, ट्रेडिशनल लोग थे, रिलीजियस लीडर थे, वो गवर्नमेंट का अपोज करने लगे। उस समय पर गवर्नमेंट ने अपनी पूरी पावर से लोगों को आवाज़ों को दबाने की कोशिश भी की। लड़ाई काफ़ी बड़ी होती गई और अफगानिस्तान के छोटे छोटे गाँवों के अंदर लोग वहां पर सरकार के खिलाफ हथियार भी उठा लिए और इस लड़ाई को वहां पर लोगों के द्वारा कहा जाने लगा कि यह इस्लाम को डिफेंड करने की लड़ाई चालू कर दी गई है। और ये जो छोटे छोटे ग्रुप गवर्नमेंट के खिलाफ अपने एरिया में लड़ाई लड़ रहे थे उसे मुजाहिदीन बोला जाने लगा। यहाँ मुजाहिदीन का मतलब ये होता है कि जो इस्लाम को डिफेंड करने की लड़ाई लड़ा जाता है। और यह मुजाहिदीन कोई एक ग्रुप नहीं था, यह बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप था जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जिनमें से कुछ तो इस्लामिक सोल्जर्स लीड कर रहे थे, कुछ को लीडर और कुछ को स्टूडेंट लीड कर रहे थे। और इन्हीं सब को लास्ट में मुजाहिदीन बोला जाने लगा। और इन मुजाहिदीन के साथ कुछ ट्राइबल लीडर और मिलिट्री भी इसके साथ जुड़ गए और उन सभी का एक कॉमन एम था, पीडीपीए की गवर्नमेंट को गिराना। पीडीपीए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में नूर मोहम्मद तरीकी प्राइम मिनिस्टर थे और हबीजुल्लाह अमीन फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी पीएम भी थे। लेकिन यूएसएसआर को हबीजुल्लाह अमीन पसंद नहीं थे। यूएसएसआर जितना नूर मोहम्मद पर ट्रस्ट करता था उतना हबीजुल्लाह अमीन पर नहीं करता था। इनफैक्ट उस टाइम पर रूमर भी था कि अमीन यूएस के सेंट्रल एजेंसी से मिले हुए हैं। उसके बाद समय आता है 1979 की, जब नूर मोहम्मद मॉस्को जाते हैं और यूएसएसआर उनको समझाते हैं कि आपके फॉरेन मिनिस्टर आमीन यूएस की सीआईए से मिली हुई है, आप अपनी मिनिस्ट्री से हटा दो। साथ में यूएसआर ये भी समझाते हैं कि अफगानिस्तान की सिचुएशन अभी क्रिटिकल है, आप जो सोशल रिफॉर्म ला रहे हो उनको थोड़ा कम कर दो। नूर मोहम्मद यूएसएसआर को तसल्ली देकर के बताते हैं कि हम आमीन को हटा देंगे। और उस समय कहा जाता है कि यूएस की सीआईए एजेंसी को ये बात पता चल जाता है और वह आमीन को बता देते हैं। और जैसे ही नूर यूएसएसआर के टूर से वापस आते हैं, अमीन नूर और उनके फैमिली को एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनको मार देते हैं और खुद पीएम बन जाते हैं। जैसे ही ये बात यूएसआर को पता चलता है तो अब यूएसआर को भी ये बात समझ में आने लगता है, अब अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। एक तरफ तो पूरे अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ पूरे अफगानिस्तान में मुजाहिदीन खड़े हुए थे और दूसरी तरफ उनके हिसाब से चलने वाला पीएम जो था उनको भी मार दिया गया था। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था बल्कि यूएसआर से डायरेक्ट चुनौतियां थी और अब यूएस का जो सपोर्टर पीएम थे वो भी अब अफगानिस्तान में आ पहुंचे थे। तो ये सारी बातों को देखकर ये श्योर हो गया था कि अफगानिस्तान के अंदर अब सारी चीजें यूएस के हिसाब से चलने लगेगी। और इन सब की वजह से यूएसआर 24 दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में हजारों के आर्मी के साथ काबुल में घुसता है और उनकी मेजर एरिया पर पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल ले लेता है। उनके साथ साथ अमीन को भी मार दिया जाता है। यूएसएसआर फिर से अपने हिसाब से चलने वाला अफगानिस्तान में लीडर बना देता है जिसका नाम था बबराक करमाल। जब पूरी दुनिया इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज कर रही थी तो यूएसएसआर कहता है हमने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया,
बल्कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद किया है एक्सट्रीमिस्ट से निपटने के लिए। इस चीज को देख करके अफगानिस्तान की आम जनता भी भड़क गए थे और ज्यादा से ज्यादा लोग यूएसएसआर से बदला लेने के लिए मुजाहिदीन बन रहे थे। इसी के साथ साथ यूएस की सारी मेहनत पर पानी भी फिर गया था। तो इन सभी बातों से यूएस भी खुश नहीं थे। यूएस की प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर ने अनाउंस किया था कि अफगानिस्तान ने ये जो किया है यूएस पर्सन गल्फ रीजन में, यानी कि अफगानिस्तान में इससे यूएस को भी खतरा है और यूएस अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए हर हद तक जाएगा, चाहे उसे मिलिट्री क्यों न उतारनी पड़ जाए। और फिर यहाँ से एंट्री होती है यूएस की। देखिए, एशिया के अंदर यूएस के सिर्फ 2 ही साथी थे, एक पाकिस्तान और दूसरा सऊदी अरेबिया। और रसिया अगर अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पर बना लेता तो पूरे एशिया में यूएस कभी भी अपना इन्फ्लुएंस नहीं बना पाता। इसलिए यूएस के लिए अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। और वहीं पर अगर यूएस डायरेक्ट अफगानिस्तान में घुसता तो यूएसएसआर और यूएस डायरेक्टली वार में आ जाता, जो कि यूएस नहीं चाहते थे। इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। यूएस ने कई सारे इस्लामिक कंट्री को यूएसएसआर के खिलाफ किया, ये कहकर कि ये रिलीजन पर अटैक है। और अफगानिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे उनको हर तरह से यूएस ने भारी सपोर्ट किया था। यूएस ने पाकिस्तान से बात करके जितने भी मुजाहिदीन थे उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में करवानी शुरू कर दी। इसके लिए पाकिस्तान को बहुत ही मोटा पैसा भी मिला। दूसरी तरफ से सऊदी अरेबिया से यूएस ने उस रीजन में मदद भी लिए। यूएस की CIA ने पाकिस्तान की ISIS से मिलकर मकतब अद खिलमत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और पूरे रीजन में लोगों से ये कहा कि यह एक होली वॉर है, इसमें सबको आना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसमें आए भी, जिसमें से 3 बहुत ही इंपोर्टेंट लोग लड़ने आए। एक था सऊदी अरेबिया का यंग मिलेनियन ओसामा बिन लादेन, दूसरा था अब्दुल अज्जम और तीसरा था ओमर खर्द। ये तीनों पाकिस्तान के पेशावर में पहुंचते हैं। ये डायरेक्ट तो फाइट में इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पर स्ट्रेटजी बनाने में और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। और जितना भी मुजाहिदीन का रिक्वायरमेंट होता था वो इन्हीं लोग फिल करते थे। इन तीनों के पास उस एरिया का हर एक डाटा मौजूद था। ये जो आप अलकायदा का नाम सुनते हैं, इसका मतलब ही होता है द बेस। उस समय पर जितना भी मुजाहिदीन इसमें इन्वॉल्व हुए थे उन सभी का डाटा था इन तीनों के पास। इसी के नाम पर बना था अलकायदा। और उनमें से वेस्टर्न कंट्री जो भी था वो भी इनको सपोर्ट कर रहे थे। इसके साथ साथ उस टाइम पर जितने भी मूवी आती थी उसमें मुजाहिदीन को हीरो दिखाया जाता था, जिससे यंग जनरेशन और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। अब यहाँ यूएसएसआर आर्मी पावरफुल तो थी और उनमें से अफगानिस्तान का जो रीजन था वो काफी पहाड़ों वाली थी। वहाँ एक्सट्रीम वेदर हुई जिससे यूएसएसआर आर्मी को काफी दिक्कत हुई, जिसके वजह से कहीं से भी मुजाहिदीन उनके ऊपर अटैक कर देते थे। प्रॉपर गोरिल्ला वार चली थी उस एरिया में। मुजाहिदीन पूरी तरह से उस एरिया से वाकिफ थे, लेकिन वहीं पर यूएसएसआर आर्मी को बहुत ही उनको दिक्कत हो रहे थे। अफगानिस्तान के अंदर एयरफोर्स का बहुत ही बड़ा एडवांटेज था यूएसएसआर के आर्मी के लिए, लेकिन यूएस ने मुजाहिदीन को लेटेस्ट वेपन सरफेस टू एयर मिसाइल भी दे दी, जिसकी वजह से मुजाहिदीन पहाड़ों में चुपके से बैठकर उनके प्लेन को बैठे बैठे उड़ा रहे थे। और इन चीजों से यूएसएसआर को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। यूएसएसआर ने 10 साल तक लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन 1984 में वह अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना चालू कर दिया। 15 फरवरी 1988 को सारी फौज वापस चली गई थी अफगानिस्तान को छोड़कर, और ये बहुत ही शर्मनाक हार हुई थी यूएसएसआर के लिए। अब यूएसएसआर तो अफगानिस्तान से हार कर वापस चला गया, लेकिन अब अफगानिस्तान को चलाएगा कौन, इसको लेकर के दिक्कत हो गया। जैसे आपको बताए थे कि मुजाहिदीन कोई एक ग्रुप नहीं है, उनके अलग अलग ग्रुप्स और कबीले थे। अब अफगानिस्तान में रूल करने के लिए आपस में मुजाहिदीन ही लड़ना चालू कर दिए। इसको लेकर 1992 में कई सारे छोटे छोटे ग्रुप के जो लीडर थे वो एकजुट होकर पाकिस्तान का जो पेशावर है वहां पर एक मीटिंग करते हैं, इसलिए कि अफगानिस्तान में पावर किस तरह से शेयर होगी, कौन क्या देखेगा, जिसको लेकर के एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे पेशावर रिकॉर्ड भी कहा जाता है। लेकिन इनमें भी आगे चलकर बहुत सारे दिक्कत हुई। जिनको ये पावर मिलती थी वह इन रिकॉर्ड को मानने को भी राजी नहीं होते थे, जिससे अफगानिस्तान में एक सिविल वार शुरू हो गई, जिससे अफगानिस्तान के अंदर भुखमरी, एजुकेशन की स्थिति, समस्याएं बहुत सारे उत्पन्न होने चालू हो गए। अब जितने भी मुजाहिदीन ग्रुप थे उनमें से एक ग्रुप था स्टूडेंट का, जिसके अंदर रिलीजियस के स्कूल और मदरसे उसमें शामिल थे। मुजाहिदीन का ये ग्रुप सबसे मजबूत था, जिसको तैयार किया गया था यूएसएसआर से लड़ने के लिए। एक्चुअली पश्तो में स्टूडेंट को कहते हैं तालिम, इसी से इस विंग का नाम पड़ा तालिबान। इस ग्रुप के अंदर एक बहुत ही तेज बंदा था, मुल्ला मोहम्मद ओमर, जिसने यूएसआर से लड़ते समय उसे बहुत ज्यादा नुकसान भी किया था। इसी लड़ाई में बॉम्ब फटने की वजह से एक आंखें भी चली गई थी, जिसको लोग बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते थे। तो ये जो मुल्ला ओमर थे यही उनका हेड बनते हैं। मुल्ला ओमर की पावर इतनी ग्रो हो जाती है कि 1996 में उसने 1500 रिलीजियस लीडर के सामने, जिसमें ओसामा बिन लादेन भी था, होली क्लॉक ऑफ प्रॉफिट पहन लिया, जिसे हिंदी में लवादा भी कहते हैं। ये क्लॉक 250 साल से कोई भी लीडर इसको नहीं पहने हुए थे। उसको पहनते हुए वह अफगानिस्तान के अंदर वह एक रिस्पेक्टफुल लीडर बन जाते हैं।
इसके बाद अफगानिस्तान में मुल्ला उमर शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें यह था कि औरतें बिना मेल के साथ बाहर नहीं निकलेगी, म्यूजिक मूवी टीवी बैन होंगे, वेस्टर्न एजुकेशन की जगह रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी, चोरी करने वालों को हाथ काट लिया जाएगा। 1500 साल पुराना बिमियान में जो बुद्ध की स्टैच्यू थी, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिडिटी थी, उनको तोड़ दिया जाता है ताकि कोई और धर्म का स्टैच्यू नहीं रहे। पीडीपीए का जो करंट पीएम था, उनको चौराहे पर मार के लटका दिया जाता है। ये वो समय था जिसको आज भी लोग सोच के डरते हैं। उस समय पर ओसामा यूएस के खिलाफ हो जाते हैं। ओसामा के यूएस के खिलाफ होने के बहुत सारे रीजन भी थे, जैसे कि सऊदी अरबिया में जो यूएस की मिलिट्री घुस रही थी, ओसामा उसके खिलाफ था। यूएस ने सूडान के अंदर भी ओसामा का ऑपरेशन बंद करवा दिए थे, और भी बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसके वजह से ओसामा यूएस के खिलाफ थे। तो ओसामा मुलादीन और मुल्ला उमर का रिश्ता बहुत ही एकदम नाजुक था। अब क्योंकि ओसामा को सूडान से निकाल दिया गया था, उधर मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान में अलकायदा के लोगों को और ओसामा को जगह दी। 9/11 की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान से हुई थी, जिससे यूएस बौखला जाते हैं और तुरंत ही वार ऑफ टेररिस्ट स्टार्ट कर देते हैं। 9/11 की प्लानिंग ओसामा ने अफगानिस्तान से की थी और ओसामा वहीं पर रह रहा था। तो यूएस ने तालिबान से कहा कि बहुत हो गया, अब ओसामा को हमें दे दो और अलकायदा का जो पूरा नेटवर्क है उसे अफगानिस्तान से खत्म कर दो। मुल्ला उमर इनके लिए मना कर देते हैं। यहाँ पर मना करने के बहुत सारे वजह भी हो सकती है। एक तो यूएस से अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी, उसमें ओसामा बहुत सारे उसको मदद भी किए थे। पुराने जमाने में यह भी कहा गया है कि मेहमान को दूसरे के हवाले नहीं करते हैं, और ओसामा बिन अफगानिस्तान का मेहमान था तो वह ऐसा नहीं कर सकता था, ऐसा उसका कहना था। यहाँ तक कि तालिबान यूएस से ओसामा बिन लादेन के खिलाफ सबूत भी मांगे थे, जिससे देने से यूएसए ने बिल्कुल मना कर दिया था। तो यहाँ पर सबूत नहीं दिए तो अफगानिस्तान ने भी यूएस की बातें मानना यहाँ पर एकदम से इनकार कर दिया। उसी समय 11 सितंबर को यूएस पर अटैक होते हैं और यूएस एजेंसी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। यूएस ने राइट के अनुकूल तालिबान से बात करते हैं। जब बात नहीं बनती है तो उसके नेक्स्ट मंथ 7 अक्टूबर 2001 को यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलियंस, बाकी नाटो एलायंस के साथ मिलकर यूएस ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। शुरू में यूएस के तालिबान और अलकायदा के मेजर इलाकों पर सिर्फ एयर स्ट्राइक किया था, जमीन पर अपने सोल्जर्स नहीं उतारे थे और उनके सप्लाईज वगैरह जितना भी थे उसको बंद कर दिए थे, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। उसके कुछ दिन बाद एयर स्ट्राइक बंद होती है और यूएस और उसके साथी देश के स्पेशल फोर्स अफगानिस्तान के अंदर भेजा जाता है। वहीं पर यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स और ब्रिटिश एसएएस, इसमें 7 अक्टूबर को यह अटैक स्टार्ट होता है और 9 नवंबर को तालिबान के एक सिटी है मेजर आय शरीफ, उसको कैप्चर कर लेते हैं। उसके 4 दिन बाद 13 नवंबर को यूएस अफगानिस्तान से तालिबान सरकार को हटा देता है। उसके नेक्स्ट मंथ बाद अफगानिस्तान के मेजॉरिटी एरिया जो थे कन्हार वगैरह, यूएस उन पर कंट्रोल ले लेते हैं। और ये जो अफगानिस्तान के लीडर थे मुल्ला उमर, ओसामा बिन लादेन, वो अफगानिस्तान के अंदर भाग के छुप जाते हैं। इस तरह से अफगानिस्तान से डिफेट मान लेता है। लेकिन यूएस बेसिकली जिस चीज के लिए अफगानिस्तान गया था ओसामा बिन लादेन को ढूंढने, वह ओसामा बिन लादेन यूएस को मिला नहीं। यूएस को अफगानिस्तान के अंदर जाने का सिर्फ एक ही मकसद था, अलकायदा को खत्म करना और ओसामा बिन लादेन को पकड़ के लाना। लेकिन वहीं पर ओसामा उनके पकड़ से काफी बाहर थे। ओसामा बिन लादेन को तो यूएस ढूंढ ही रहा था, साथ ही दिसंबर 2001 में यूएस ने अपने हिसाब से चलने वाला गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बना दी। प्रॉपर इलेक्शन हुआ और हमीद करजाई को 55.4% वोट मिले और वो इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बने। ये पूरा प्रोसेस यूएस ने करवाया और ये प्रेसिडेंट यूएस के हिसाब से भी चलता था। इस प्रोसेस में तालिबान के लोग को भी अलग रखा गया था। हालांकि पूरी दुनिया में लोगों ने ये कहा कि तालिबान को अलग क्यों रखा गया, क्योंकि ये भी एक सिटीजन ही था। यूएस यहाँ पर नहीं माना, लेकिन यही चीज आगे चलकर यूएस के लिए नुकसान साबित हो गया। फिर से 2003 में यूएस ने IRAC को इन्वेस्टो कर दिया और यहाँ से जो यूएस का फोकस था वो 2 जगह जाकर शिफ्ट हो गया। ओसामा जिसने 9/11 करवाया था वो भी अभी तक यूएस को नहीं मिल पाया था। जैसे ही यूएस का फोकस IRAC की तरफ जाता है, तालिबान फिर से यूनाइटेड होने लगते हैं। पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन है जिसे फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया FATA कहते हैं। यहाँ पर तालिबान फिर से इकट्ठा आकर यूएस की तैयारी शुरू कर देती है। मुल्ला उमर जो काफी समय से चुपके से बैठे हुए थे, उनका भी स्टेटमेंट अब बाहर आने लगते हैं और इन लोगों ने हक्कानी नेटवर्क, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और अलकायदा से अलायंस करके अपनी तैयारी तेजी से शुरू करती यूएस के खिलाफ। दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान के अंदर यूएस सरकार बनाई गई थी, कहा जाता है कि ऊपर से नीचे तक सभी पैसे खाने के पीछे लगे हुए थे और डेवलपमेंट के नाम पर हर गवर्नमेंट ऑफिसर
सभी का टारगेट यही था कि यूएस से ज़्यादा पैसा कैसे लिया जा सके। कोई काम अच्छा से नहीं हो रहा था, इस चीज़ को लोकल अफगानिस्तानी लोग ने बहुत सारे लोगों तक फैलाया, जिसके वजह से जो लोकल जनता थे उसके मन में थोड़ा गुस्सा आना चालू हो गया। इसके बाद तालिबान ने धीरे धीरे अफगानिस्तान का छोटा एरिया लेना चालू कर दिया। तो आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं, जब तालिबान अफगानिस्तान के छोटा एरिया जो अपने कब्जे में ले रहे थे, तब उस समय यूएस क्या कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर यूएस आर्मी का फोकस इराक पर था, और यहाँ जो आर्मी अफगानिस्तान में लगे हुए थे वो सफिशिएंट नहीं था, और आर्मी सिर्फ मेन सिटी में ही तैनात किया गया था। तो तालिबान ने क्या किया, जहां अफगानिस्तान में पिछड़े इलाका था वहां पर फिर से तालिबान में कब्जा शुरू कर दी, और अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट चल रही थी उसके पैरेलली अपनी शैडो गवर्नमेंट चलाने शुरू कर दी। और सबसे बड़ी दिक्कत यूएस के लिए ये थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर सील्ड नहीं था। यूएस अगर अटैक करती थी तो तालिबानी पाकिस्तान के अंदर चले जाते थे, और यूएस कभी भी पाकिस्तान के धरती पर अटैक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे यूएस को समझ में आ गया था कि यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा समय तक रुकना पड़ेगा। इसलिए यूएस ने अपनी अलायंस की मदद ली, जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, इन सब ने भी अपनी आर्मी भेजी। जैसे कि कनाडा की जो आर्मी थी उसे कंधार में भेजी गई थी, यूके की आर्मी को अफगानिस्तान में भेजी गई थी। अब यहाँ देखिए यूएस और नाटो कंट्री ने अफगानिस्तान के ऊपर तो कब्जा कर लिए, लेकिन उनसे बहुत सारे ऐसे गलती हुई जिसके वजह से अफगानिस्तान की जनता उसके विपक्ष होते जा रहे थे। मई 2006 में यूएस आर्मी के ट्रक से एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें अफगानिस्तानी सिटीजन की डेथ हो गई थी। लोगों ने पत्थरबाजी की तो वहां पर यूएस ने 20 सिविलियंस को मार दिया। ऐसे ही मार्च 2007 में सिनवर जो है वहाँ पर यूएस आर्मी पर तालिबानियों ने हमला किया। वहाँ पर यूएस आर्मी ने गोली चला दी, वहाँ पर 12 सिविलियंस की मौत हो गई। सितंबर 2009 में कुंडज में तालिबानियों ने 2 यूएस की टैंकर को हाईजैक कर लिया। इसके जवाब में नाटो ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था, जिसमें 179 लोग मारे गए और उसमें 100 से ज़्यादा सिविलियन थे। और बाद में सिविलियन के बारे में पता चला तो जर्मनी को आखिरी में विक्टिम्स की जो फैमिली थी उसे $5000 कंपनसेशन देना पड़ा। 2008 में हक्का महीना में यूएस ने एक एयर स्ट्राइक की, जिसमें यूएस से गलती ये हुआ कि शादी के अंदर बॉम्ब गिर गया था, जिसमें दुल्हन समेत 47 सिविलियन मारे गए। ये सारे चीज़ें जो चल रही थी। फिर आता है जुलाई 2010, जिसमें अफगानिस्तान वार में रिलेटेड 90,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट लीक हो जाती है। इसमें कई डॉक्यूमेंट से ये भी पता चलता है कि कैसे नाटो ने सिविलियंस को मारा था। बाद में झूठ बोलकर उन एक्सीडेंट को कन्वर्ट किया जाता है। इसकी वजह से सारे दुनिया में अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया। इन सब एक्सीडेंट की वजह से जो अफगानी जनता थे उनके मन में ये डाउट होने लगा कि यूएस के जो आर्मी है उसके हमारे कल्चर को लेकर के, हमारी जो व्यवस्था है उसके ऊपर उन लोग का कोई विचार, ऐसा आत्मता विचार नहीं है। सारे चीज़ें जब चल रहे थे तो उसमें अफगानिस्तानी गवर्नमेंट के जो कुछ लोग थे और कुछ मिलिट्री में भी थे जो उनके खिलाफ हो गए थे। इनफैक्ट यहाँ पर यूएस आर्मी के लिए ये भी दिक्कत हो गए थे कि चलते चलते आम जनता भी उनके ऊपर अटैक कर देते थे, क्योंकि आम आदमी में इतना ज़्यादा गुस्सा भरे हुए। पूरे दुनिया ये सोच रहे थे कि यूएस और उनकी अलायंस अफगानिस्तान के अंदर कर क्या रही है। ओसामा को पकड़ने आए थे और तालिबानी से लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर तालिबान का जो लड़ाई था वो उनकी लड़ाई नहीं थी अफगानिस्तान के अंदर। फिर भी यूएस का लड़ने का एक वजह तो था, लेकिन इराक के अंदर ये लोग क्यों हमला किए हैं, ये भी लोग के मन में प्रश्न उठते रहते थे। ये सारी चीज़ें जब चल रही थी उसमें यूएस की गिरफ्त से ओसामा बाहर थे। फिर वह दिन आता है जब 2 मई 2011 यूएस की आर्मी ने पाकिस्तान के अबोटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराता है। ये बहुत बड़ी जीत थी यूएस के लिए, और यहाँ पर सही मायने में तो यूएस का बहुत बड़ा जीत था, क्योंकि ओसामा को लेने आए थे और ओसामा को मार गिराया था। लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान के अंदर उसकी लड़ाई बहुत दिन तक चलते रहे। लेकिन धीरे धीरे यूएस के आर्मी और उनके अलायंस को ये समझ में आ गया कि अब अफगानिस्तान या तालिबान से लड़ना इतना मुश्किल होते जा रहा था। इसमें उन्होंने एक नया ट्विस्ट लाए। तालिबान को लड़ने के बजाय कुछ एक नया अंदाज करने का सोचा। अफगानिस्तान गवर्नमेंट की जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको ट्रेन करके भेजना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे नाटो अलायंस जो थे वो अपनी फोर्स को वापस लेना स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले जुलाई 2011 में कनाडा ने अफगानिस्तान से चला गया। उसके बाद बाकी नाटो फोर्सेस ने वहां से विड्रॉल लेना चालू कर दिया। अक्टूबर 2014 में यूएस और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी कॉमेट ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब जो भी ऑपरेशन होगा अफगानिस्तान के अंदर उसको यूएस और यूके लीड नहीं कर सकता है। वह यूएस ऑपरेशन में सिर्फ अफगानिस्तान फोर्सेस को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तब 2020 आता है। उसमें यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तालिबान को बातचीत करने का ऑफर किया। तालिबान और यूएस ने 29 फरवरी 2020 में दोहा में एक एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बाहर रखा गया था।
यह एग्रीमेंट तालिबान और यूएस के बीच होता है। इस एग्रीमेंट का मतलब ही था कि नाटो अफगानिस्तान से बिल्कुल बाहर चला जाएगा और अपनी फोर्सेस वापस ले लेगा। तालिबान अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेगा, अपना लैंड यूज नहीं करने देगा अलकायदा को। ये जो एग्रीमेंट हुआ था उनको दोहा एग्रीमेंट भी कहते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें सीक्रेट भी रखे गए थे जिसे पब्लिक नहीं किया गया था, और वो चीज़ें सिर्फ यूएस और तालिबान के बीच में ही रही। यहाँ तक कि वह अफगानिस्तान के गवर्नमेंट तक को भी शेयर नहीं किया। आगे चलकर अफगानिस्तानी गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि यूएस और तालिबान ने मिलकर हमारे खिलाफ कुछ न कुछ जरूर प्लान किया होगा जिससे हमें नुकसान हो। ये एग्रीमेंट होने के बाद यूएस के आर्मी अफगानिस्तान से विड्रॉल लेना चालू कर दिए और अगस्त 2021 में पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़कर वापस चली जाती है। ये सारी चीज़ें जब हो रही होती है तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी देश छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन अभी भी आम जनता को वहाँ पर तालिबान वाला समय याद है। उनके अंदर ये डर था कि अब तालिबान हमको छोड़ेगा नहीं, स्पेशली वो अफगानी लोग जो यूएस के साइड में थे या यूएस के साथ काम कर रहे थे। 7 सितंबर 2021 को तालिबान अफगानिस्तान से अफगानी गवर्नमेंट को हटा देता है। 7 सितंबर 2021 को तालिबान अफगानिस्तान से अफगानी गवर्नमेंट को हटा देते हैं और अपनी नई गवर्नमेंट अनाउंस कर देते हैं, जिसमें मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड को प्राइम मिनिस्टर और अब्दुल गिराबी बरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देते हैं। ये सब होने के बाद तालिबान मल्टीपल टाइम्स ये बोले कि हमको अब डरने की कोई बात नहीं है, महिलाओं को सारे राइट्स देंगे और किसी को मारेंगे नहीं और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ भी लेकर के नहीं आएंगे। और अभी आप देखे होंगे कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है वो अपनी बातों से मुकर रहे थे। सितंबर 2021 में तालिबान ने कहा कि वह प्राइमरी स्कूल में वह फीमेल को एजुकेशन देना शुरू करेंगे, लेकिन उसने 1 महीने बाद गर्ल्स को सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन के लिए मना कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2022 में तालिबान ने सभी गर्ल्स के ऊपर हायर एजुकेशन के ऊपर बैन लगा दिया। और यहाँ पर एक दिक्कत और है अफगानिस्तान के साथ। यूएस के बैंक में अफगानिस्तान गवर्नमेंट का $7 बिलियन का फंड फ्रीज कर दिया गया है, और ये जो फ्रीज यूएस ने किया था और उनको वापस नहीं किए। इसके बाद ये अफगानिस्तान के अंदर सीरियस क्राइसिस आ गया था। इसके वजह से अफगानिस्तान में 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था और 70 लाख लोग भूख से मरने के कगार पर पहुंचते थे। तालिबान को 2021 में किसी भी कंट्री के लोग इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया और दुनिया कि बहुत से देशों ने कहा कि यह तालिबान गवर्नमेंट को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब वह एक स्पेशली गवर्नमेंट बनाएंगे अपना खुद का तब, और वह वुमेन के सिक्योरिटी के राइट्स को इंश्योर करेंगे। और अभी करंट सिचुएशन की अगर अफगानिस्तान के अंदर बात करें तो हालात बहुत ही बुरा चल रहा है। वहाँ पर ह्यूमनिज्म क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर आदमी को आदमी नहीं बल्कि जानवरों की तरफ पेश किया जा रहा है। अगर सिचुएशन ऐसा चलता रहा तो हो सकता है आने वाले टाइम में तालिबान फिर से अलकायदा के साथ हाथ बटा सकते हैं। अगर अफगानिस्तान के अंदर ये सिचुएशन ठीक नहीं रहे तो पूरा दुनिया के लिए अफगानिस्तानी एक क्राइसिस भी ला सकता। और लास्ट में आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा देश जो भारत है उनके तरह ना कोई देश होगा और ना कोई देश अभी है। हमारे देश से उन सभी देशों को सीखना चाहिए कि महिलाओं की तरह किस तरह से पेश आना चाहिए, लोगों के से किस तरह से पेश आना चाहिए, आदर और सत्कार एकदम से करना अटेंड होना चाहिए। बाकी आपका क्या राय तालिबान के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।